ईटी नाउ स्वदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। इस खास शो के बारे में मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। उतार चढ़ाव के बाद बाजार लाल निशान में बंद। निफ्टी 89 अंक गिरकर 25,450 के पास बंद, तो बैंक निफ्टी 474 अंक लुढ़ककर 56,900 के नीचे बंद। एनबीएफसीज शेयरों में गिरावट बढ़ी। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस 2 से 3% लुढ़ककर बंद। निफ्टी के टॉप लूजर्स बने, तो जियो फाइनेंस सर्विसेज भी 1.25% फिसला। मेटल शेयरों की चमक बढ़ी। 3% की तेजी के साथ जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप गेनर। हिंडाल्को, सेल और नाल्को में भी करीब 2% की मजबूती। जून महीने के बेहतर बिक्री आंकड़ों से मारुति सुजुकी और हीरो मोटो शेयर करीब 1% ऊपर। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और आयशर्स में भी हल्की खरीदारी। रीस्ट्रक्चरिंग के ऐलान से गैब्रियल में आज भी लगा 20% का अपर सर्किट, तो 2 दिनों में 40% भागा शेयर। कंपनी एआईपीएल के ऑटो बिजनेस का करेगी डीमर्जर। फार्मा शेयरों में भी खरीदारी और बिंदु फार्मा, बायोकॉन में 1 से 2% की तेजी। ग्लेनमार्क और सन फार्मा में भी मजबूती। 3 एसएमई आईपीओ, वंदन फूड्स, मार्क लॉयर, सिल्की ओवरसीज और सिद्धार्थ टेक्सटाइल का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट्स की सभी आईपीओ में अवॉइड की सलाह। एसएमई आईपीओ सुपरटेक के ईवी की डिस्काउंट पर ठंडी लिस्टिंग, तो रामा टेलीकॉम भी सुस्त लिस्टिंग के साथ हुआ लिस्ट। दोनों आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट ने दी थी अवॉइड की सलाह। कल की ठंडी लिस्टिंग के बाद रेमंड रियल्टी में लगातार दूसरे दिन लगा 5% का लोअर सर्किट। फिलहाल इशू प्राइस से 14% नीचे हुआ शेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी कराते हैं। याद रखिए, आप इस शो के जरिए तमाम सेक्टर और बाजार पर तो राय जानते ही हैं। इसके अलावा YouTube के जरिए आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है। आपको सवाल पूछना कैसे है ये बता देते हैं। YouTube पर जाइए और YouTube पर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजिए। हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। जी हाँ, हम याद रखिए, जब भी आप अपना सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, उसके बाद आपका किस स्टॉक पे सवाल है वो बताइए। आपने इस स्टॉक में किस भाव पे खरीदारी की है ये बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आखिर आपका इस पे नजरिया क्या है, यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये आपको बताना होगा। उस हिसाब से हम आपकी बाजार की विशेष तैयारी कराएंगे। याद रखिए, जो सवाल आज आप हमसे पूछेंगे उनके जवाब कल के बाजार में आपको दिए जाएंगे। यानी आज जो सवाल आप पूछेंगे उनकी पर राय जो है वो आने वाले शोज में आपको जानने को मिलेगी। चलिए, इन सबके बीच में परिचय करा दूं। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब, और इस वक्त विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत, और किरण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप दोनों के पास आऊं मैं, उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने दे देता हूं। तो उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार जो थे वो लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए, लेकिन सबसे पहले जरा लेवल्स बता देते हैं। लगभग 90 अंकों की गिरावट निफ्टी में नजर आई। 25,450 के पास बंद हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 56,000, ये कह लीजिए 57,000 के करीब बंद हुआ। 460 अंकों की यहां पर गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स में देखें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अलावा एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी और ट्रेंट, ये वो तमाम स्टॉक्स थे जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर बने। दबाव रहा श्रीराम फाइनेंस पे, दबाव रहा एचडीएफसी लाइफ पे, ये टॉप लूजर थे। इंडसइंड बैंक, इसके अलावा बजाज फिनसर्व, एलएनटी, ये सभी स्टॉक्स जो थे वो गिरावट के साथ निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट में सामने आए। अगर मार्केट ब्रेथ आपके सामने हम लेकर आ पाए तो आप देख पाएंगे कि आज डिक्लाइंस का पलड़ा भारी था। लगातार शुरुआत से ही 1645 शेयर आज
दबाव के साथ बंद हुए और मात्र 1096 शेयर ऐसे थे जिनको आपने हरे निशान में आज देखा। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा, मार्केट की तमाम जानकारियां हमने रख दी। और किरण जी, अब बताइए, कल यानी गुरुवार को जो लोग बाजार में उतरे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन स्तरों का ध्यान दें? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें तो जिस तरह से लास्ट वीक में एक अपस्विंग हमने देखा था, उसके बाद डेफिनेटली एक टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर हमने देखा है कि मोमेंटम इंडिकेटर काफी एक ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो वहां पे एक नॉर्मलाइज प्राइस करेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न 2 दिन पहले फॉर्मेशन हुई थी, आज उसका कंफर्मेशन मिल गया है, तो देयर आर चांसेस कि ये जो एक फॉलिंग ट्रेंड है वो थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन नीचे में आप देखोगे तो 25,200 से 25,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से कोई भी गिरावट आती है, इस गिरावट में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए 25,200 से 25,300 के बीच में। 25,200 के नीचे का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि मार्केट 25,200 के नीचे सस्टेन होगा। तो ये महीने के एंड में वापस हम देख सकते हैं कि 25,500 25,700 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप 25,200 300 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए 25,200 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 57,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आज हालांकि मार्केट उसी के आसपास बंद हुआ है। यहाँ पे भी अगर कल के ओपनिंग में कोई भी डिप हमें मिलता है 56,800 से लेके 57,000 के बीच में, तो वहां पे लॉन्ग करना चाहिए। 56,500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और वापस यहाँ पे भी इस मंथ एंड तक हम 57,000 57,500 के 57,500 से 58,000 के बीच के लेवल्स देख सकते हैं। तो एक हेल्दी करेक्शन है मेरे हिसाब से, इस करेक्शन के बीच में चुनिंदा स्टॉक्स एंड सेक्टर के ऊपर लॉन्ग अपना बने रहना चाहिए। एक बार फिर से लेवल किरण जी बता दीजिए। 56,800 आपने बैंक निफ्टी में कहा है, अहम सपोर्ट की बात आपने कही। ऊपरी स्तरों पर कहां तक जा सकता है बैंक निफ्टी? ऊपरी स्तरों में 57,500 एक उसका मेजर हर्डल जो अभी हम लास्ट 3 दिन से देख रहे हैं, जैसे 57,500 क्रॉस होगा उसके बाद 58,000 तक भी जा सकता है। तो वैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, बट ओवरऑल पीएसयू बैंक एंड ऑल आर वेरी गुड लेवल। तो मेरे हिसाब से डिप में बाय कीजिए 56,500 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर में 58,000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिप्स में अभी भी खरीदारी करने की रणनीति, लगातार लेवल्स आपको बता दिए गए, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब कल के बाजार में किन स्तरों पर रखना चाहिए नजर, खासतौर पे अगर हम सेक्टर को अपने रडार पे लाएं तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो यहां से आपको आकर्षक लग रहे हैं? टॉप 3 सेक्टर बताइए। जी, सबसे पहला सेक्टर मैं रिकमेंड करूंगी, आईटी सेक्टर को एक नज़र में रख सकते हैं, बिकॉज टीसीएस के नंबर्स 10 तारीख से आने चालू हो जाएंगे। तो आईटी स्टॉक्स दो इनके रिजल्ट्स थोड़े से मॉडरेट रहेंगे, बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि कमेंट्री थोड़ी अच्छी मिलेगी हमें, क्योंकि जो एक ग्लोबल लेवल पे जो अनसर्टेनिटी है काफी कुछ सेटल डाउन हो गई है, तो आईटी को एक रडार में रख सकते हैं। दूसरी, आप हॉस्पिटल स्पेस सेगमेंट को देखिए, वहां पे डोमेस्टिक डिमांड बहुत जोरों शोरों से बहुत स्ट्रॉन्ग वहां पे डिमांड देखने को मिल रही है, और सारी हॉस्पिटल्स का अगर आप देखेंगे तो उनके केपेक्स प्रोग्राम काफी रोबस्ट है। सप्लाई के बावजूद डिमांड काफी रोबस्ट होने से इनके जो ओवरऑल जो रूम रेट्स होती है वहां पे मैंने पर बेड जो इनको जो रेट्स मिलती है काफी उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो हॉस्पिटल सेगमेंट, आईटी सेगमेंट, और मेरी तीसरी पिक रहेगी कि आप कैपिटल मार्केट थीम को प्ले आउट कर सकते हैं। कैपिटल दो मार्केट अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा सा थम सा गया है, बट ओवरऑल इस मंथ जैसा कि अभी हमें रिसेंटली टेक्निकल व्यू भी मिला है कि मार्केट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो उसमें कैपिटल मार्केट थीम काफी अच्छा प्ले आउट होगा। तो इस अगर मार्केट कंसोलिडेशन मोड में जाता है कुछ दिनों के लिए, तो उनमें इस सेक्टर को भी नजर में रख के उठाया जा सकता है। तो याद रखिए, कैपिटल मार्केट, आईटी और इसके साथ ही हॉस्पिटल वाला जो सेगमेंट है, यहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। ये टॉप 3 सेक्टर्स पसंद आते हुए इस वक्त स्नेहा को। चलिए, अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं, और यूट्यूब पर जो आपने कल यानी मंगलवार को सवाल पूछे थे उसके जवाब आज आपको हम देंगे। मनीष शर्मा जी का सवाल सबसे पहले लेते हैं। एमपी मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है, हीरो मोटोकॉर्प के इनके पास 4200 के भाव से शेयर पड़े हुए हैं, 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। किरण जी बताइए, हीरो मोटोकॉर्प 2 से 3 महीने के नजरिए से 4200 की इनका एंट्री पॉइंट है। जी, मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर काफी एक अच्छे ट्रेंड के अंदर है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा था कि प्रॉफिट बुकिंग
जोन के अंदर स्टॉक फंसा हुआ है या तो पूरा पूरा सेक्टर फंसा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट से वीकली चार्ट या मंथली चार्ट आप देखोगे तो एक सपोर्ट है 4200 के आसपास, और उन्हीं के आसपास उन्होंने भी बाई की है, तो काफी अच्छे लेवल पे इनकी लॉन्ग पोजीशन है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको 4100 के नीचे का मेंटेन कीजिए। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 3 से 6 महीना यहाँ दोगे तो ऊपर में आप 45 से 4800 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है एंड रिटर्न एक्सपेक्टेड टाइम्स के हिसाब से भी काफी अच्छा है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है। तो जो दर्शक देख रहे हैं हमें, या तो इनके पास भी है तो इनको होल्ड रखना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 4800, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4100 के नीचे का मेंटेन करना है। तो स्टॉप लॉस हीरो मोटोकॉर्प में 4100 का आपको मेंटेन करना है और यहाँ से आपको 4500 और 4800 तक के लक्ष्य आने वाले दिनों में हासिल हो सकते हैं। शाहिद अहमद का सवाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू से बीएल पे राय जानना चाहते हैं स्नेहा, और इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूँ। इन्होंने 132 के लेवल पर ख़रीदारी की हुई है, माफ़ कीजिएगा, हाँ, बाइंग प्राइस इनकी 132 और 330 दो लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं, बताइए क्या राय बन रही है? जी देखिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इनकी एक्चुअली बाइंग लेवल्स काफी अच्छी है। तो अगर पोजीशन बहुत ज्यादा हाई एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट पोर्टफोलियो में ये स्टॉक में एलोकेशन डेफिनेटली होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो ओवरऑल रणनीति है डिफेंस को लेके, और जैसा कि हमने ऑर्डर बिल्डअप देखी ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स और आगे आने वाले दिनों में भी गवर्नमेंट से काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आने की संभावना है। एंड एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी काफी ओपन अप हो रही है, स्पेशली नाटो के अनाउंसमेंट के बाद। तो काफी जो लॉन्ग टर्म व्यू इस सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है। डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों ही मार्केट में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। तो बीएल को एज अ स्टॉक पोर्टफोलियो में फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू होल्ड करना चाहिए। बीएल को लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको होल्ड करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए अगला सवाल राम बाबू जी का लेते हैं, कोलकाता से। इन्होंने सवाल पूछा है, 50 शेयर हैं मॉइल के इनके पास और 390 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। किरण जी राय जानना चाहते हैं, 390 की इनकी बाइंग है। सी मॉइल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और उसके बाद का कंसोलिडेशन पैटर्न, कहीं ना कहीं एक अप एंड हैंडल पैटर्न कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी बुलिश जोन के अंदर है। तो मेरे हिसाब से मॉइल इनको करंटली होल्ड रखना चाहिए। जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है, नीचे में 370 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और ऊपर में 420 का एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही 420 का लेवल क्रॉस होगा 450 तक की रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉइल के अंदर। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इनको लॉन्ग करके जाना चाहिए। ये है मॉइल पर राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सागर हैं दिल्ली से। इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, आदित्य बिरला फैशन पे स्नेहा राय जानना चाहते हैं, और इन्होंने 90 रुपए के भाव पे खरीदारी की हुई है। बताइए क्या राय बन रही है? फिलहाल हल्के नुकसान में है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगभग 4.5% चढ़कर ये बंद हुआ है। सो आदित्य बिरला फैशन जो कि रिसेंटली अभी डीमर्ज होके जो आदित्य बिरला फैशन है, सो एक फोकस अप्रोच कंपनी को मिला है। इन्होंने जो इनकी कॉम्प्लिकेटेड जो एक तो स्ट्रक्चर थी, बिजनेस स्ट्रक्चर, वो सिंप्लीफाई हो गई है। प्लस बैलेंस शीट पे जो बर्डन था बाकी बिजनेसेस का वो एक रिड्यूस हो गया है। सो अब काफी स्ट्रीमलाइन हो गई है, एंड होपफुली यहाँ से जो एक ग्रोथ जो कंपनी को आनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ द वेरियस ब्रांड्स जो कंपनी ओन करती है, जो कि कंपनी के लिए एसेट है, तो वहां पे एक फोकस्ड अप्रोच मिलेगा। काफी अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स भी है। सो व्यू काफी पॉजिटिव है, बट देन इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज रिसेंट में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रिटेल में कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ी मॉडरेट है। फुटफॉल्स अगर आप देखेंगे तो जो ब्रांडेड स्टोर्स है वहां पे फुटफॉल्स रिलेटिवली कम है। वैल्यू सेगमेंट रिटेल में काफी अच्छा कर रहा है, बट जो हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट है वहां पे डिमांड अभी भी काफी मॉडरेट है। तो डिमांड रिवाइव होने में थोड़ा वक्त जाएगा। तो इसे आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने लखनऊ से पूछा है। इनका नाम है अरुण कुमार गुप्ता। टीसीएस की में इन्होंने खरीदारी की हुई है, 3650 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और
अगले 24 महीने यानी लगभग 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। किरण जी बताइए क्या करना चाहिए? टीसीएस में 2 साल के नजरिए से बाइंग प्राइस 3650 3650 की है। काफी लंबा नजरिया है इनका। वैसे तो उतने इतने लंबे नजरिए के लिए तो होल्ड का ही सलाह रहेगा, लेकिन रिसेंटली जिस तरह के चार्ट पैटर्न आप अगर वीकली और डेली देखोगे तो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। आईटी के अंदर जो रिकवरी है, उस रिकवरी में टीसीएस ने अभी तक ऐसा कोई पार्टिसिपेशन किया नहीं है, तो थोड़ा कॉशियस उनको उस प्रकार से रहना चाहिए। हालांकि उनको अगेन 2 साल का नजरिया है, तो ओवरऑल आप मंथली चार्ट या तो वीकली चार्ट के हिसाब से इनके सपोर्ट्स देखोगे तो सपोर्ट कहीं ना कहीं 2900 से लेके 2800 के बीच में है। अभी स्टॉक 3400 के लेवल के आसपास है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखनी चाहिए और ओवरऑल स्टॉप लॉस 3000 के नीचे का मेंटेन कीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो आपको एटलीस्ट ऊपर में वापस 4500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया, आगे के बड़े लक्ष्य भी आपको किरण जी ने बता दिए। अगला सवाल भी लखनऊ से ही आया। वकार नाम के हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने ऑयल इंडिया लिया हुआ है। 522 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और पूछ रहे हैं कि कब तक रुक सकता हूं इस स्टॉक में। 522 के बाद इनकी नुकसान इनको काफ़ी हो रहा है ऑयल इंडिया में। बताइए स्नेहा, क्या करना चाहिए ऑयल इंडिया में? देखिए, ऑयल इंडिया कंपनी काफी अच्छी है, बट जब ऑयल प्राइसेस नीचे के स्तर में है तो ये जो ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज है ये बेनिफिट नहीं करती है। तो इनकी बाइंग काफी ऊपर है। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो ओवरऑल केपेक्स प्रोग्राम है वो काफी रोबस्ट है। आगे आने वाले समय में जो इनके न्यू प्रोडक्शंस जो ऑन स्ट्रीम आएंगे तो उनसे काफी ग्रोथ लिवर्स मिलेगा कंपनी को। बट ऑयल प्राइसेस जब तक ऊपर इंच अप नहीं होंगे तो स्टॉक इसी बैंड में कंसोलिडेट करता रहेगा। सो इधर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए या फिर मेरी सलाह रहेगी कि आप इधर एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए, अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर पूछते रहिए। शुक्रवार को जब आपसे मुलाकात होगी तब हम उन सवालों के जवाब देंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। तो सबसे पहले किरण जी बताइए, आज आपकी टॉप पिक कौन सी है? तो 2 पिक है। पहला पिक रहेगा हमारा मेटल्स के अंदर से। मेटल्स में एक काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक आप देखोगे तो वेदांता लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। एक रेक्टेंगल पैटर्न के साथ साथ आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल पैटर्न ब्रेकआउट है। 470 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। करंट मार्केट प्राइस पे हम लॉन्ग करके जाएंगे। 495 तक के टारगेट हम देख रहे हैं। 449 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। दूसरा, हमें ऑटो के अंदर काफी एक अच्छा खासा यहाँ से ट्रेंड ऊपर आया वैसा लग रहा है। तो पैसेंजर व्हीकल या तो हैवी व्हीकल के अंदर अशोक लेलैंड लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 250 के आसपास की क्लोजिंग है। 265 तक के टारगेट रहेंगे एंड 239 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो अशोक लेलैंड एंड वीडीएल हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। तो वेदांता और अशोक लेलैंड। वेदांता में आपको 495 तक के लक्ष्य और 449 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। अशोक लेलैंड में आपको 265 तक के लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। यहां पर स्टॉप लॉस 239 का रखना है। स्नेहा, आप बताइए आपकी कौन सी पिक है? मेरी पहली पिक है अल्ट्राटेक। तो अगर आप सीमेंट प्राइसेस देखेंगे तो Q1 में सीमेंट प्राइसेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिमांड भी काफी रोबस्ट था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने केपेक्स प्रोग्राम को फ्रंट लोड कर दिया था। पोस्ट मॉनसून ये डिमांड वापस काफी तेजी से ऊपर जाने की संभावना है, बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि केपेक्स प्रोग्राम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा, तो प्राइस हाइक्स भी सस्टेन होंगे। तो उसमें अल्ट्राटेक जो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है वो मेरी पिक रहेगी विद 13,900 टारगेट प्राइस। दूसरी पिक है आइनॉक्स विंड। सो आइनॉक्स विंड एक वर्टिकली कवरेज में नहीं है। इंटीग्रेटेड। आइनॉक्स विंड हमारी कवरेज में नहीं है तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। चलिए, तो अल्ट्राटेक सीमेंट फिलहाल स्नेहा जी की राय में पिक, और इसके साथ ही अशोक लेलैंड और वेदांता ये टॉपिक हैं किरण जी की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें अपनी ख़ास राय देने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में आपसे विदा लें। इन सब के बीच में आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह
हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहन देना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। चलिए, इसी के साथ इस शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।